ओके आप लोग तब तक ये इतना सा पैराग्राफ पढ़ो। मैं एक मिनट में आता हूँ। इतना सा पढ़ो, जो मैंने पढ़ाया वही है, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, ये इतना सा पढ़ो, तब तक हो जाए तो मुझे बताओ। ओके ओके, फिलहाल रुक जाओ जहाँ तक भी पढ़ा आपने। हाँ, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था इसके पहले कि फिर ऐसा कैसे हुआ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा है, तो फिर हम जब सांस लेते हैं अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जाना चाहिए ब्लड में। ये ऑक्सीजन कैसे जा रहा है? कोई सोच के बता सकता है ऐसा कैसे हो गया? कोई भी एक सोचो, अपना दिमाग लगाओ और बताओ ऐसा कैसे हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड जाना चाहिए फिर तो 20 से 25 गुना ज्यादा जाता है, इनफैक्ट उसकी सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स हायर है, तो फिर ऑक्सीजन कैसे अंदर जा रहा है? हाँ, कोई थोड़ा दिमाग लगाए तो आराम से बता सकते। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो। सोच पा रहे हो? बोल के भी बता सकते हो, मैं आपको अनम्यूट करके। देखो मैं बताता हूँ, रीजन ये है, अरे ज्यादा जाने के लिए ज्यादा होना भी तो चाहिए। एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.3। ऑक्सीजन कितना है? 159। अब बताओ कैसे जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, भले कार्बन डाइऑक्साइड की स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा होने से क्या होता है? स्पीड ज्यादा होने से होता क्या है? अब आप सोचो कि अगर एक रेस है, ठीक है, एक रेस है, उसमें मैं एक एक बंदे को ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके सामने 10,000 बंदे को ले रहा हूँ, ठीक है, भले ही एक अकेला, इसकी स्पीड 20 से 25 गुना ज्यादा है उन सब से, बट फिर भी वो सब है, वो इतने सारे लोग हैं, ठीक है, वो इतने सारे। वैसे ही कुछ यहाँ पर है, भले ही कार्बन डाइऑक्साइड जा सकता है, जाएगा भी इनफैक्ट, बट जाके भी कितना जाएगा? उसका कॉन्सेंट्रेशन ही इतना नहीं है, वो कैसे जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन भी तो मैटर करता है, प्रेशर ग्रेडियंट भी मैटर करता है, सब कुछ चीजें मैटर करती है। एटमॉस्फेयर में भले ही कार्बन डाइऑक्साइड की स्पीड बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा 20 to 25 टाइम्स ज्यादा जा सकता है, बट एटमॉस्फेयर में उतना कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल ही नहीं है, कैसे जाएगा? स्पीड होने से क्या होता है, वही आप देखो, ऑक्सीजन की स्पीड, ऑक्सीजन भले स्पीड कम है, बट ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 159 है। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालने जाओ तो कितना आएगा? कहाँ 0.3 और कहाँ 159? समझा मैंने क्या बोला? समझ में आया मैंने क्या बोला? ये मैं सोच रहा था कि कोई बताए, क्योंकि मैंने इतना पढ़ाया तो एक्सपेक्टेड था कि कोई बता पाए। दिमाग लगाओ थोड़ा, ठीक है। तो भले ही ज्यादा होने से कुछ नहीं होता है, एटमॉस्फेयर में हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड तो ट्रेसेस में है, ठीक है, ये रीजन है कि ऑक्सीजन ज्यादा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उतना नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बट कि 20 to 25 टाइम्स हायर
सॉल्युबिलिटी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। और सिर्फ सॉल्युबिलिटी पे तो मैटर नहीं करता ना, बहुत सारी और चीजें भी, प्रेशर ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करता है वापस। हालांकि सॉल्युबिलिटी एक पार्ट जीतने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक पार्ट जीत गया, एक गेम ही समझ लो, गेम है जिसके अंदर या सीरीज है, किससे भी रिलेट कर सकते हो। क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे तो समझो 5 मैच की सीरीज है, उसमें एक टीम काफी एफिशिएंट है, उसने पहला मैच जीत लिया, बाकी के सारे मैचेस बाद दूसरी टीम ने जीत लिया, तो फिर सीरीज कौन जीत जाएगा, दूसरी टीम ही जीतेगी ना। वैसे ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, उसके आगे का किसी ने पढ़ा है? उसके बाद क्या लिखा है देखो, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। देखो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मैंने वर्ड यूज किया था, वो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 चीजों से बनी हुई है, ठीक है। पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर, मैंने भी वही बताया था, पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर, एक में 3 लिया था, एक में 4 लिया था, याद है? दैट इज पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा पूछे, ये पूरा एज इट इज पूरा स्टेटमेंट कि पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर डिफ्यूजन किसका ज्यादा होता है, ऑब्वियसली किसका ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ज्यादा होगा, क्यों? उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, पर वो पूरा स्पेसिफिकली मेंशन किया है पर यूनिट एंड ऑल, ठीक है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। दैट इज नेमली द थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेoli, उसके बाद द एंडोथेलियम ऑफ एल्वेolar कैपिलरीज, वो कैपिलरीज, ठीक है, एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द single layer of endothelial cell of capillaries in between them, ठीक है। तो 3 चीजों से बनी हुई है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, है ना? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, नाइट्रोजन को नहीं कर सकते, ठीक है। नाइट्रोजन भले ही एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, और बहुत सारे इसके पीछे बहुत सारी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लगती है, उतना अंदर डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है, जो बुक में है उतना काफी है, मोर देन। मुझे पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, पर फिर भी हम नाइट्रोजन नहीं ब्रीथ करते, उस कोई रीजन होंगे बहुत सारे, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो उसके बाद क्या लिखा, हाउएवर इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। 3 से बना हुआ है ये मेम्ब्रेन, बट उसकी जो थिकनेस है वो मिलीमीटर से भी कम है। ऑब्वियसली अगर मिलीमीटर इतनी ज्यादा थिकनेस होगी तो कैसे वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर डिफ्यूज होंगे, तो भी ध्यान रखना है कि थिकनेस जो है, टोटल थिकनेस, वो मच लेस देन अ मिलीमीटर है। therefore all the factors in our body are favorable। हमारी बॉडी इस तरह से डिजाइन की गई है कि सारे का सारा जो सारी का सारी जो चीजें है वो फेवर किसके फेवर में, ऑक्सीजन के फेवर में है, क्योंकि पता है कि हमारी बॉडी की नीड क्या है, ऑक्सीजन है, हमारी बॉडी की नीड इज ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन नीड है तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी इस तरह से डिजाइन की गई है कि ऑक्सीजन ही अंदर जाएगा, ठीक है। बहुत जबरदस्त है मशीन है, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि इसको बहुत परफेक्टली डिजाइन किया गया, ऐसे ही नहीं है सब कुछ, ठीक है। भले ही कुछ बाहर ऐसा होगा जो जा सकता है अंदर, बट फिर उसके लिए बॉडी में अपने अंदर ऐसी मैकेनिज्म कर रखी होगी जिससे वो जो चीज है अंदर जा रही होगी वो ब्लॉक हो जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो therefore all the factors in our body are favorable for the diffusion of oxygen from the alveoli to the tissues। ऑक्सीजन हमेशा कहां से कहां जाएगा, एल्वियोलाई से फाइनली टिश्यूज तक, और इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा टिश्यूज से एल्वियोलाई की तरफ आएगा, एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोलाई, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्लियर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, आपको वैल्यूज रटनी है पार्शियल प्रेशर्स की, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, कितने टाइम ज्यादा है, किस पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन रेट, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है, तो ये सब क्वेश्चन मैं पूछूंगा भी, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आप एमबीबीएस में जाओ, अगर जैसे जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है तो एमबीबीएस में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, क्लियर सब कुछ फाइनल ईयर तक होता है, ठीक है। आपको असली में डॉक्टर की फीलिंग फाइनल ईयर तक आती है, स्टार्टिंग में कुछ नहीं लगने वाला है। सब नॉलेज एंड ऑल सब रिलेट करते हैं, जब हम धीरे धीरे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को रिलेट करते जाते हैं तो फाइनली हमें सब कुछ समझ में आने लगता है धीरे धीरे फाइनल ईयर तक, कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये ऐसे ट्रीट होता है। सो पढ़ो उसके लिए, अगर
आपको इतनी क्यूरियोसिटी है तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब गैस कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, क्या गैसेस एक्चुअली कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, किस प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट होता है वो देखना है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पहले बता दो। डायग्राम्स भी मैंने सब कुछ क्लियर किए, तो डायग्राम्स भी एग्जाम में आते हैं इसलिए मैंने डायग्राम भी क्लियर किए। पूरे पेज पे कोई भी डाउट है पूछूंगा हाँ मैं अगले क्लास में। मैं इनफैक्ट पार्शियल प्रेशर भी पूछ सकता है इंडिविजुअल, तो आपको पढ़ना है, ऐसे ही नहीं है सिर्फ छोड़ दिया ऐसी। ये जो बॉक्स दिया नीचे ये लर्न करना है। इसमें शॉर्टकट तो एक है, ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यूज की वैल्यूज तो सेम ही है दोनों के लिए, बाकी बचा हुआ ही आपको पढ़ना है, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, फ्रॉम एल्वियोलाई से टिश्यूज तक, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है टिश्यूज से बाहर तक, वो पूरा हमें देखना है क्या मैकेनिज्म है, कैसे क्या है, ठीक है। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ब्लड इज अ मीडियम फॉर द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियसली हमें पता है ब्लड इज अ व्हीकल, हमारी बॉडी की व्हीकल क्या है, ब्लड, वही तो सब कुछ यहाँ से यहाँ पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन को लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर तक छोड़ता है वो, है ना। देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे। अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज इन द ब्लड, ठीक है। हम जो भी ब्रीथ कर रहे हैं उसमें जितना भी ऑक्सीजन है उसमें 97% जो ऑक्सीजन है वो हमारे टिश्यूज तक कौन पहुंचाता है, आरबीसीज। और आरबीसीज भी नहीं है एक्चुअली, प्रिसाइजली बोलोगे तो कौन बताओ, प्रिसाइजली कौन पहुंचाता है, आरबीसीज के अंदर कुछ तो ऐसा है जो पहुंचाता है, बताओ, ये तो पता होगा मेरे ख्याल से, बताओ क्या है वो, आरबीसीज में ऐसा क्या है जो वो ऑक्सीजन लेके टिश्यूज तक पहुंचाता है प्रिसाइजली, ये तो पता ही होगा मेरे ख्याल से, फेमस है, ऐसे लेमन किसी को पूछते हैं उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन जो है हमारे आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन है, और ये काम हीमोग्लोबिन का है। इसीलिए आपको पता है हमारे आरबीसीज, आपको पता है हमारे बॉडी के अंदर सारे सेल्स, जितने भी सेल्स हैं उनके पास पता है सेल को कौन रेगुलेट करता है, अच्छा इतना पता होगा, बेसिक आइडिया, बेसिक थोड़ा बहुत आपने स्कूल से पढ़ा है। सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फटाफट बताना अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ जानना है, अदरवाइज मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा आराम आराम से आंसर दे रहे तो मतलब नहीं है, फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा ही नहीं, सीधा सीधा फिर रीडिंग करते जाऊंगा, बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए सेल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्कूल से पढ़ा होगा, सेल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सेल को कौन कंट्रोल करता है, जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है ब्रेन, वैसे सेल को कौन कंट्रोल करता है, नो रिप्लाई, न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, सब कुछ न्यूक्लियस के हाथ में होता है ना। और आपको पता है आरबीसी के पास न्यूक्लियस ही नहीं होता है, आरबीसी के पास न्यूक्लियस ही नहीं है, ये क्या बात हुई, क्यों, क्योंकि हम, आपको पता है कि आरबीसी का देखो हमारी बॉडी ने क्या सुपर सब कुछ बनाया गया, हमारी बॉडी के अंदर कितनी सुपर इंजीनियरिंग है, कैसे, देखो आरबीसी, हमारे बॉडी में आरबीसी का काम क्या है, मेन काम क्या है आरबीसी का, ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, बाहर से ऑक्सीजन जो भी आएगा वो एल्वियोलाई से टिश्यूज तक पहुंचाना, ये मेन काम है आरबीसी का। इसीलिए इसीलिए आप बोल सकते हो कि किस तरह से डिजाइन किया गया, नेचर ने किस तरह से आरबीसी को डिजाइन किया, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है, क्यों न्यूक्लियस नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करता है, और हमें न्यूक्लियस को वो जगह नहीं देनी है, हमें ज्यादा से ज्यादा आरबीसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा जगह किसको देनी है, हीमोग्लोबिन को, ताकि हीमोग्लोबिन क्या कर सके, ऑक्सीजन को पहुंचा सके, ऑक्सीजन को पहुंचा सके। तो इसलिए अगर आपको कोई पूछे कि हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। और कोई पूछे क्यों, क्योंकि आरबीसी का काम कुछ और नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट काम और कोई नहीं है, उसका आरबीसी का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि वो क्या करे, वो ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से टिश्यूज तक पहुंचाए। तो अगर पहुंचाने का काम है तो उसमें वो वाली चीज ज्यादा होनी चाहिए जो एक्चुअली वो काम कर रही है, जो एक्चुअली ट्रांसफर कर रहा है, कौन, हीमोग्लोबिन। और क्योंकि न्यूक्लियस काफी जगह ऑक्यूपाई करता है इसीलिए न्यूक्लियस को एलिमिनेट कर देते हैं, और उसकी जगह पर हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा रखा गया है हमारे आरबीसी के अंदर, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसफर कर सके। समझ में आया क्या बोला मैंने, सब फैक्ट्स है, ये सब चीजों से ही आप बायोलॉजी में इंटरेस्ट आता है अगर ध्यान से पढ़ते हो।
ठीक है। तो आरबीसीज में तो उन्होंने लिखा था कि अबाउट 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसीज इन द ब्लड। एक्चुअली लिखना चाहिए था अबाउट 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन द आरबीसीज। हीमोग्लोबिन ऑफ द आरबीसीज बोल सकते हो इन द ब्लड। ठीक है। तो एक्चुअली कौन करता है ये काम? हीमोग्लोबिन। ठीक है। द रिमेनिंग 3%, रिमेनिंग 3% कैसे जाता है? द रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट। वो डिसॉल्व्ड स्टेट में जाता है, ठीक है, थ्रू द प्लाज्मा। क्योंकि अब तक आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा नहीं, तो आपको इतना आइडिया नहीं, और वो सबसे सुपर्ब चैप्टर है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा बेस्ट चैप्टर। सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ है क्या आप लोग? मतलब हार्ट के बारे में जानना वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। बट मेरे ख्याल से वो आपके 11th स्टैंडर्ड में नहीं है क्या 11th स्टैंडर्ड में? अगर होगा तो मैं अगले चैप्टर वही लेता हूँ, अगर हुआ तो मेरे ख्याल से 11th में नहीं, वो 12th में है, इतना मुझे पता है। एनसीईआरटी में भले ही 11th में है, बट हमें पहले अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के हिसाब से करना है क्या सर्कुलेटरी सिस्टम 11th में? नहीं है, अगले साल करेंगे। ठीक है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कैसे सारा ब्लड पहुंचता है, कैसे हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है, सब कुछ सब बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। ओके। तो जो 3% है, आपने अब तक सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा नहीं। हमारा ब्लड जो होता है वो दो चीजों से बना हुआ है, सेल्स और प्लाज्मा। सेल्स और प्लाज्मा। सेल्स में कौन कौन आ जाते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और इसके अलावा जो बचा हुआ है दैट इज प्लाज्मा। तो हमारे ब्लड के अंदर एक्चुअली 55% प्लाज्मा है और 45% सेल्स है, और वो 45% वापस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो वो 55% प्लाज्मा है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होकर टिश्यूज तक पहुंचता है, बट कितना? सिर्फ 3%, सिर्फ 3%। ठीक है। प्लाज्मा क्या है ये अब अभी जानने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको 12th स्टैंडर्ड में ही जब सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा तो। और फिर भी अगर आपको जानना है तो आप जब कभी भी इंजरी होती है, ब्लड बाहर आता है, तो अगर आप ध्यान से, वैसे आपने कहाँ देखा होगा इतना, स्पेशली ये तो जब आप ब्लड टेस्ट के लिए जाते हो ना, तो अगर वहाँ पे ब्लड किसी ने निकाला, सिरिंज लेके पूरा ब्लड निकाला, और ब्लड को अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे टेस्ट ट्यूब में रखा ना, तो जो ब्लड के अंदर जो सॉलिड कंपोनेंट है, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, वो नीचे जमा हो जाएंगे, और जो फ्लूइड कंपोनेंट है वो ऊपर 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 आ जाता है। और वो फ्लूइड कंपोनेंट जो होता है दैट इज नोन एज प्लाज्मा, दैट इज नोन एज प्लाज्मा। एक और चीज आती है सीरम, तो अभी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम जब मैं पढ़ाऊंगा और ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इंटरेस्ट लेके, वरना तो कोई मतलब नहीं। ठीक है। तो 3% कैसे जाता है? प्लाज्मा के थ्रू। याद रखना आपको, 3% इज थ्रू प्लाज्मा इन डिजॉल्व स्टेट। अब देखो आगे क्या लिखा, नियरली 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी। जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोलाई, उसमें 20 to 25% जो है वो आरबी हीमोग्लोबिन लेके जाता है। मतलब एक्चुअली आरबीसी लेके जाता है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो लेके जाता है। ठीक है। उसके बाद जबकि 70% जो है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। ऑक्सीजन को लेके जाने वाला एक्चुअली हीमोग्लोबिन है, जो कि आरबीसी के अंदर है, बट कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर तक छोड़ने का काम जो है वो हीमोग्लोबिन करता है, बट इतना नहीं। कौन ज्यादा करता है? बाइकार्बोनेट। इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट वो जाता है। कैसे? वो भी आगे है पूरा प्रोसेस, आई थिंक है, देखते हैं। अबाउट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is carried in the dissolved state through plasma. हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3 तरह से बाहर जाता है, ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज तक 2 तरीके से जाता है। समझ में आया? पूरे वैल्यूज के साथ याद रखना। ये इतना छोटा सा पैराग्राफ है, कितने लोगों को इस पैराग्राफ ने डॉक्टर बना दिया होगा और कितने लोगों को नहीं बनाया होगा, ऐसा भी है अगर ये पैराग्राफ नहीं पढ़ते हो। इतना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? रिस्पॉन्स करो यार, रिप्लाई ही नहीं आता, क्या पढ़ूंगा मैं। ओके चलो आगे। अब अभी इंडिविजुअली देखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है, जो हमने देखा कि दो दो तरीके से हो रहा है, एक हीमोग्लोबिन के थ्रू और एक प्लाज्मा के थ्रू, तो वो देखना है। उसके बाद अगला है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो 3 तरीके से, तो वो भी हमें देखना है। ठीक है। देखते कितना डिटेल में दिया हुआ है,
ज्यादा डिटेल में रिक्वायर्ड नहीं है, एनसीईआरटी ऐसे भी एकदम प्रिसाइज देती है। तो पहले हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देखते हैं। वैल्यूज याद रखनी, अगेन मैं ये वैल्यूज पूछ सकता हूँ आपको अगले क्लास में, तो एकदम ईजी है। ऑक्सीजन दो तरीके से, आरबीसीज आप प्रिसाइजली बोल सकते हो हीमोग्लोबिन की मदद से 97%, प्लाज्मा की मदद से इन डिसॉल्व स्टेट 3%। बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म, और कितना परसेंट, 70%। ठीक है, 20 to 25% हीमोग्लोबिन करता है, और बचा हुआ 7% जो वो प्लाज्मा के थ्रू जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, एक मिनट। ओके, अब देखो इंडिविजुअली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। मैं बता चुका हूं आपको। अगर आपको कोई पूछे कि पिगमेंट हमारे आरबीसी का कलर, पहली बात तो रेड क्यों है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन में एक्चुअली आयरन होता है। हीमोग्लोबिन खुद किससे बना हुआ है, आयरन से। और आप सबको पता है, कैसे याद रख सकते हैं, आयरन जो है जंग लगता है, देखा है ना, रस्ट कैसा होता है, रेड कलर। तो आयरन भी एक्चुअली रेड कलर का होता है। आयरन के रेड कलर होने की वजह से आयरन एक्चुअली किसमें प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ है। आयरन रेड है तो हीमोग्लोबिन भी रेड है, और हीमोग्लोबिन हमारे आरबीसी में भर भर के है, तो आरबीसी भी फिर ऑब्वियसली रेड ही होंगे। तो ये रीजन है हमारा रेड ब्लड सेल आरबीसी जो है वो रेड क्यों है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड एग्जैक्टली बोला तो बिकॉज ऑफ आयरन इन द हीमोग्लोबिन। फिर क्वेश्चन आता है, एक डिटेल बता रहा हूँ कि आयरन है ठीक है, बट आयरन भी दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फेरस एंड फेरिक। सबको पता होगा Fe+2 और Fe+3, है ना, आपने स्कूल से पढ़ा होगा कि आयरन दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक फेरस एक फेरिक। तो क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन जो है वो कौन से फॉर्म में, हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वो कौन से फॉर्म में, फेरस या फेरिक। आंसर इज फेरिक, Fe+3 फॉर्म। ठीक है, डिटेल बता रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या है एक्चुअली, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। कौन से टाइप का प्रोटीन है ये, कौन से टाइप का प्रोटीन है, पिगमेंट प्रोटीन है। पिगमेंट मींस जो कलर देता है, एक ऐसा प्रोटीन जो कलर देता है, दैट इज नोन एज पिगमेंट प्रोटीन। जैसे हमारे स्किन का कलर, हाँ, तो जो पिगमेंट प्रोटीन क्या होता है, जो कोई भी ऐसा प्रोटीन जो कलर देता है, दैट इज नोन एज पिगमेंट प्रोटीन। स्किन का कलर इज बिकॉज ऑफ मेलानिन, मेलानिन एक प्रोटीन। वैसे ही आरबीसी में भी एक प्रोटीन है, इसका नाम है हीमोग्लोबिन। वो किससे बना हुआ है, आयरन। दैट्स वाई उसको बोलते हैं आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रोटीन। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या लिखा है, ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल इसका मतलब समझ में आता है, क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है। ऑक्सीजन बाइंड्स, ऑक्सीजन कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है, एनीवे अनम्यूट करके बताना अगर बताना है तो, अनम्यूट करके बताना किसी को अगर समझ में आ रहा है स्टेटमेंट तो। Oxygen can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. किसी को नहीं पता, ओके देखो मैं बताता हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी, इंपॉर्टेंट है आवाज, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आता तो मुझे कभी कभी लगता है आवाज तो जा रही है कि नहीं जा रही है, एटलीस्ट आवाज आ रही है। ओके, देखो क्या होता है, हीमोग्लोबिन तो है ठीक है, ये रहा हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन आया, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच में काफी एफिनिटी होती है, काफी एफिनिटी होती है। ठीक है, तो अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेके जा सकता है, 4। ये भी याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोई हायर लेवल पे पूछे क्वेश्चन तो आ सकता है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेके जा सकता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। अब बात ये रिवर्सिबल रिवर्सिबल ये सब क्या लिखा है मैं बताता हूँ। देखो जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के पास जुड़ता है, ऑक्सीजन, यार ये कौन है, ओके हाँ,
जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो क्या लगता है आपको, इसके बीच में बॉन्ड जो बनेगा वो स्ट्रांग होना चाहिए या वीक? थोड़ा सोचो अभी और बताओ, ये बताना चाहिए एटलीस्ट। इसके साथ में जो बॉन्ड बनेगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड, ये स्ट्रांग होना चाहिए या वीक होना चाहिए? सोचो और बताओ, ये एक्सपेक्टेड है, स्ट्रांग और वीक? सोचो और बताओ। स्ट्रांग और वीक। जैसे ही हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए या वीक होना चाहिए? ये आंसर आया है, ऑब्वियसली सही बोला है ना, वीक होना चाहिए। अगर स्ट्रांग होगा तो वो फिर स्ट्रांग होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। क्या हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन से जुड़ना हमेशा के लिए? नहीं, हीमोग्लोबिन का काम है कि वो ऑक्सीजन यहाँ से ले और टिश्यूज को पहुंचाए। अगर बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा तो वो तो टिश्यूज को देगा ही नहीं ऑक्सीजन, टिश्यूज को देगा ही नहीं ऑक्सीजन, इसीलिए बॉन्ड वीक होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए। मतलब जैसे ही जुड़ा वापस निकलना भी चाहिए बाहर, अगर जुड़ रहा है तो वापस निकलना भी चाहिए ऑक्सीजन वहां से। जब एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन जैसे पहले एल्वियोलाई के पास जाता है, उसके बाद एल्वियोलाई से किधर जाना है? ब्लड में। ब्लड में कौन है? आरबीसी के पास क्या है? हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, पर ये जो बॉन्ड बना ये वीक बना। अब वो जैसे ही वीक वाला बॉन्ड है वो जाएगा टिश्यूज तक, और टिश्यूज जैसे ही टिश्यूज के पास जाएगा वैसे ही हीमोग्लोबिन को क्या करना है? अभी ऑक्सीजन को रिलीज करना पड़ेगा। मतलब क्या वो हमेशा के लिए अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ता है? नहीं। मतलब कौन से फैशन में जोड़ रहा है? रिवर्सिबल मैनर में। और जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है और जो कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, दैट इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझ में आया वो स्टेटमेंट क्या बोला मैंने? आई होप अभी समझ में आ गया हो। ठीक है, तो बहुत लॉजिकल है ये सब, सोच सकते थे आराम से। ठीक है, एक ने आंसर दिया भी, अच्छी बात है, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करना है। अगर वो स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर तो हो गया। ठीक है, ओके। मैंने आपको ये भी बताया एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से जुड़ेगा। ठीक है, और जब भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो कंपाउंड बनेगा दैट इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल। इनफैक्ट लिखा है, चलो अच्छी बात है, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 molecules of oxygen. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to the partial pressure of oxygen. ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये जो लाइन है ना, ये इतनी छुपी हुई है, इतनी कंसील्ड है, इस पर किसी का ध्यान जाता ही नहीं। ठीक है, मैं अपनी टाइम की बात कर रहा हूँ, किसी का ध्यान नहीं जाता है, सब फटाफट पढ़ने में रहता है, कोई इतना ध्यान देता नहीं। देखो क्या लिखा है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जुड़ना किस पे डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा, अगर कम होगा तो कम जुड़ेगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। इसीलिए जब हिली एरियाज में जाते हैं, हिली एरियाज में, तो सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। रीजन, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने क्या बोल सकते हैं, जो ये लेवल है, इस लेवल से, ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ जाते हो, वैसे वैसे जैसे जैसे ऊपर जाते हो वैसे वैसे क्या हो रहा है? प्रेशर क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जा रहा है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का लेवल कम होते जा रहा है। तो अगर कोई बहुत ऊपर हिली रीजन है, काफी ऊपर है, बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल से ऊपर है, तो वहां एयर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है वहां पर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो हीमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन लेके जाएगा, और कम ऑक्सीजन लेके जाएगा तो फिर आप सोचो क्या होगा, हमारी बॉडीज को बराबर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो वहां सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए जो लोग माउंटेन एरियाज में रहते हैं ना, पता है एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारी बॉडी मशीन है। अगेन प्रूव कर सकता हूँ मैं, देखो कैसे। जो हिली एरियाज में रहते हैं, कुछ लोग रहते भी हिमाचल प्रदेश है और पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने सुना से। तो जो हिली एरियाज में रहते हैं, जो काफी माउंटेन लेवल पर रहते हैं, कुछ लोग रहते भी। ठीक है, तो वो लोग जो वहां पर रहते हैं, तो ऑब्वियसली वहां तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसका मतलब वहां ऑक्सीजन जो है वो कम है, ऑक्सीजन कम है। तो पता है बॉडी क्या करती है हमारी? ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ा देती है। उन लोगों के अंदर अगर आप हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करोगे ना अपने साथ कंपेयर, उनका हीमोग्लोबिन